हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारी एएलपी टेक्नीशियन की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमारी ड्राइंग की क्लासें भी चल रही है, साथ में थ्योरेटिकल क्लासें भी चल रही है। ड्राइंग की क्लासें हैं वो सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। चैनल पर एडी एएलपी टेक्नीशियन के नाम से प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाया गया बोल्ट आई फाउंडेशन बोल्ट है। नीचे फिगर दर्शाया हुआ है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिगर आपको दिया हुआ होता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ का फिगर है, या फिर वहाँ पर कोई स्पेसिफिक एक पार्ट का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो ऐसे ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें आई फाउंडेशन बोल्ट है, ऊपर से आप देख सकते हैं नट भी इसमें लगा हुआ है। नीचे देखेंगे तो इसके बोल्ट का जो हेड है वो किस शेप में बना हुआ है, आई शेप में बना हुआ है। तो ये कौन सा हो जाता है हमारा, आई फाउंडेशन बोल्ट हो जाता है। फाउंडेशन बोल्ट जो मशीनों वगैरह को, कंपनीज वगैरह में काम आते हैं, जहाँ पर मशीन्स को सेट करने के लिए यूज करते हैं, फाउंडेशन करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार का फास्टनर जिसे शाफ्ट और व्हील के बीच मूवमेंट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है की कहलाती है। ठीक है, क्या बोला है कि एक ऐसा फास्टनर जो शाफ्ट और व्हील के बीच मूवमेंट को रोकता है, यानी कि शाफ्ट के ऊपर व्हील है वो फ्री ना घूमे, या फिर व्हील के हब के अंदर है वो शाफ्ट फ्री मूवमेंट ना करे, दोनों एक साथ मूव करे। ठीक है, एक दूसरे के अंदर मूवमेंट ना करे, इससे बचने के लिए वहाँ पर एक फास्टनर यूज किया जाता है, जिसको क्या है की बोला जाता है। ठीक है, एक की होती है और एक कोटर होती है, दो चीज़ें होती हैं। दोनों में डिफरेंट क्या होता है, की जो होती है वो शाफ्ट या हब में पैरेलल फिट की जाती है, यानी कि शाफ्ट के पैरेलल फिट की जाती है, उसको की कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर फिट की जाती है, शाफ्ट में परपेंडिकुलर फिट की जाती है, उसे कोटर कहते हैं। ठीक है, हमारे घरों में की को ही कोटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकल लैंग्वेज में वो की होती है। ठीक है, जो कि शाफ्ट के पैरेलल फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैकेनिकल डिवाइस जो ऊर्जा को स्टोर करता है जब विक्षेपित होता है और वापसी पर ऊर्जा की समतुल्य मात्रा को रिलीज करता है, उसे स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग को डिफाइन किया है, स्प्रिंग की डेफिनेशन यहाँ पर दी है कि एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है स्प्रिंग, जो क्या है ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, और फिर वापसी ऊर्जा को समतुल्य मात्रा में रिलीज करता है, यानी कि स्प्रिंग के ऊपर हम जितना प्रेशर देंगे उतना वो नीचे दबेगा और उतना ही प्रेशर बाद में क्या करेगा, वापस मारेगा, या फिर उतना ही प्रेशर वो आगे धकेलेगा जितना प्रेशर हम उसको देंगे, यानी कि जितनी एनर्जी हम उसको देंगे उतनी ही एनर्जी वो आगे वापस रिलीज करेगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। देखा होगा हमने नॉर्मली कि स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है उसकी, जैसे ही छोड़ते हैं वो अपनी पुरानी कंडीशन स्थिति में चला जाता है। और अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो जैसे ही प्रेशर हटाते हैं तो वापस अपनी पूर्व पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है, लो कार्बन स्टील पार्ट्स की ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। लो कार्बन स्टील की यहाँ पर बात की जा रही है। लो कार्बन स्टील को हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कार्बन की प्रतिशत की मैं बात करूं तो वहाँ पर 0.15% से 0.35% तक क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा वो 0.15 से 0.35% तक होती है। इस वजह से लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील को हम क्या कर सकते हैं, केस हार्ड कर सकते हैं, ओनली हार्ड एंड टेम्पर उसको नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा माइल्ड स्टील होता है उसको हम हार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डेड माइल्ड स्टील भी होता है जिसका यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है,
डेड माइल्ड स्टील में क्या होती है, 0.15% से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसलिए उसका यूज है वो हम नहीं करते हैं। लो कार्बन स्टील के अलावा एक मीडियम कार्बन स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो 0.35 से 0.7% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। इसके अलावा एक हमारा होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की बात करें तो उसमें होता है 0.7% से 1.5% तक कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील के ऊपरी सतह को हार्ड करना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम कार्बन को इंक्रीज करेंगे। कार्बन को इंक्रीज करके ऊपर की सरफेस को हम हार्ड कर देंगे, जिसको बोला जाता है केस हार्डनिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, केस हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील के पार्ट्स की सतहों को हार्ड करने के लिए नाइट्राइडिंग की जाती है। स्टील के पार्ट्स हैं, उनकी सतहों को हार्ड करना है, सरफेस को हार्ड करना है। नाइट्राइडिंग है वो केस हार्डनिंग का प्रोसेस है। केस हार्डनिंग का एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसको नाइट्राइडिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमोनिया गैस है वो प्रवाहित की जाती है। ठीक है, स्टील कौन सा होगा, लो कार्बन स्टील होगा। ठीक है, जिसकी सतहों को हार्ड करने के लिए नाइट्राइडिंग प्रोसेस है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन का स्टैंडर्ड टेपर 1:50 होता है। ये पिन का स्टैंडर्ड टेपर की बात की गई है तो कौन सा पिन है, ये हमारा टेपर पिन है। ठीक है, तो टेपर पिन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो 1:50 होता है। यानी कि 50 मिलीमीटर की लंबाई में 1 मिलीमीटर का वेरिएशन रहता है। किसमें, व्यास में। 50 मिलीमीटर लंबाई में 1 मिलीमीटर का व्यास में वेरिएशन रहता है, यानी कि 1 मिलीमीटर या तो कम रहेगा एक सिरा, या फिर एक सिरा 1 मिलीमीटर वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पाइप फिटिंग में पाइप के सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। पाइप फिटिंग जब हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि लाइंस वगैरह बिछाई जाती है पानी की, गैस की, तो वहाँ पर पाइप के एंड को बंद करना है। यानी कि एक पाइप लाइन जा रही है, उसके एंड को वहीं पर बंद करना है, आगे कहीं भी नहीं जाना है उस लाइन को, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लग। तो वो प्लग जो यूज़ की जाती है उसी की तरह एक केप भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्लग यूज़ की जाती है और एक क्या यूज़ करते हैं, केप यूज़ करते हैं, दो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो प्लग क्या होती है, प्लग के बाहर चूड़ियाँ कटी हुई होती है और प्लग को पाइप के अंदर फिट किया जाता है। प्लग के बाहर चूड़ियाँ कटी हुई होती है और पाइप के अंदर फिट किया जाता है। लेकिन वहीं पर मैं केप की बात करूं तो केप भी हमारा पाइप फिटिंग में पाइप को बंद करने के काम में आता है। ठीक है, और पाइप के बाहर फिट किया जाता है। ठीक है, केप के अंदर चूड़ियाँ कटी, जो केप होती है हाँ, उसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई होती है जो पाइप के बाहर फिट किया जाता है, और प्लग के बाहर चूड़ियाँ कटी हुई होती है जो पाइप के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंगों को एंटी फ्रिक्शन बीरिंग कहते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंगों को एंटी फ्रिक्शन बीरिंग कहते हैं। अब एंटी फ्रिक्शन बीरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाल कॉन्टैक्ट और रोलर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक तो होगा बाल, तो बॉल टाइप में क्या होगा कि कॉन्टैक्ट होगा, रोलिंग कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट पर घर्षण होगा, एक पॉइंट से क्या होगा, आपस में टच रहेगा। और रोलिंग कॉन्टैक्ट में क्या रहेगा, एक लाइन कॉन्टैक्ट रहेगी, यानी कि लाइन है। रोलर बीयरिंग में क्या रहेगा, लाइन कॉन्टैक्ट रहेगा, और बाल बीयरिंग में एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो वहाँ पर क्या घर्षण है वो ना के बराबर होगा। इसीलिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंगों को एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन बीयरिंग में आता है हमारा बुश बीयरिंग। ठीक है, क्योंकि बुश बीयरिंग है वो पूरा हमारे शाफ्ट की बॉडी के साथ में टच में रहता है, घर्षण करता है, इसलिए उसको फ्रिक्शन बीयरिंग कहते हैं। और बाल बीयरिंग और रोलर बीयरिंग है, उनमें क्या होता है, बाल बीयरिंग में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है और रोलर बीयरिंग में लाइन हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, इसीलिए इनको एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, सामान्य कार्य के बोल्टों और नटों पर वी थ्रेड कटी हुई होती है। जो हम नॉर्मली यूज में लेते हैं जनरल वर्क के लिए, उन पर बोल्ट हो या नट हो, उनके ऊपर और अंदर वी थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है, वी थ्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग होती है, जैसे कि मीट्रिक थ्रेड होती है। अगर मीट्रिक थ्रेड की बात करें तो उनका एंगल 60 डिग्री रहता है। वहीं पर BSW की बात करें, BSF थ्रेड की बात करें, ठीक है, या फिर पाइप वगैरह पर जो BSP थ्रेड काटी जाती है उनका एंगल होता है वो 55 डिग्री एंगल है वो रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग इनके एंगल रहते हैं थ्रेड के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मली हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो हमारे नट एंड बोल्ट होते हैं उनके ऊपर और अंदर क्या होता है, वी थ्रेड कटी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, टेप वाशर का प्रयोग, क्या दिया हुआ है, टेप वाशर का प्रयोग नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। टेप वाशर का यूज है वो नटों को लॉक करने के लिए करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर क्या है कंपन वगैरह की वजह से नट या बोल्ट लूज होने के चांसेस जो वो रहते हैं, कोई दुर्घटना होने का जो है रिस्क है वो रहता है, तो वहाँ पर टेप वाशर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेप वाशर एक वाशर के जैसा ही होता है जिसका एक फलक, एक साइड है उसको जॉब या पार्ट के साथ में मोड़ दिया जाता है जो टेप बनी हुई होती है, और जो वाशर के टाइप में बना होता है उसका एक सिरा, एक साइड जो हमारा नट या बोल्ट आता है उसके फलक के साथ में मोड़ दिया जाता है। उस वजह से हमारा नट या बोल्ट है वो लॉक हो जाता है। नट और बोल्ट हमारे घूम नहीं पाते हैं, और अगर घूमेंगे नहीं तो वो लूज नहीं होंगे। इसके लिए टेप वाशर का प्रयोग है वो नटों को लॉक करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है, रिवेटेड जॉइंट में रिवेट की सीरिंग का कारण रिवेट का व्यास बहुत कम होना है। रिवेटेड जॉइंट हम लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या किया कि रिवेट को जो चूज करते हैं तो उसको सेंक के अनुसार उसको चूज किया जाता है। हेड कैसा इसमें लगाना है, सेंक का व्यास इसमें क्या रहेगा, सेंक के व्यास के अकॉर्डिंग हम इसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीट के अकॉर्डिंग हमने सेंक का व्यास है वो कम रखा है। होल का साइज़ था वो हमने बढ़ा लिया था सीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जब हम उसमें रिवेटिंग करते हैं तो एक तरफ हेड बना होता है, दूसरी तरफ रिवेट का हेड बनाने के लिए जब हैमर से चोट लगाते हैं तो होल के अंदर गैप बचा हुआ है, तो वहाँ पर धातु क्या होगी, जो रिवेट की सेंक थी वो वहाँ पर पिचक जाती है, वो वहाँ पर क्या करेगी, फैल जाएगी। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पर क्या डिफेक्ट आएगा, रिवेट की सीरिंग का डिफेक्ट हमको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इससे बचने के लिए जो रिवेट का सेंक का व्यास है वो हमारे प्लेट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होल का साइज़ सही होना चाहिए, ताकि हम जो रिवेट जॉइंट लगा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब हेड का प्रयोग एक शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। जिब हेड का प्रयोग किसकी बात की जा रही है, जिब हेड की होती है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। किसका, जिब हेड की का यहाँ पर बताया गया है कि उसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो शाफ्ट के साथ में पुली को जोड़ने के लिए जिब हेड की का यूज है वो किया जाता है। घरों में हमने देखा होगा कि कुछ की बिल्कुल प्लेन होती है, कुछ की एक साइड में हेड बना होता है जिस पर हैमर से चोट लगाई जाती है, तो उसका यूज क्या किया जाता है, वो होती है हमारी जिब हेड की। तो जिब हेड की के प्रयोग करने से एडवांटेज क्या है कि जिब हेड की का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसको फिट करने में आसानी रहेगी, हैमर की चोट हम आसानी से उसके हेड पर लगा सकते हैं। दूसरा, जब उस की को बाहर निकालना है की वे से या शाफ्ट के हब में से, शाफ्ट में से या फिर पुली के हब में से उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पर वापसी के टाइम उस पर हेड पर चोट लगाकर हम उस की को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और हेड के अकॉर्डिंग ही उसका नाम है वो जिब हेड की रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पाइपलाइन के लिए फ्लेंज जॉइंट का प्रयोग किया जा सकता है।
किसकी बात की गई है? अस्थायी पाइपलाइन की बात की गई है कि हमें कोई पाइपलाइन बिछानी है, उसके अंदर अस्थायी पाइप जॉइंट लगाना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वाटर पाइपलाइन जो होती है उसके बीच बीच में जॉइंट दिए जाते हैं, या फिर कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है तो लोहे की पाइपों को जिस माध्यम से जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लेंज कहते हैं। उसके बीच में रबर की पैकिंग भी दी जाती है ताकि लीक प्रूफ जॉइंट हम वहाँ बना सकें। तो उसी की बात की गई है कि वो अस्थायी पाइप जॉइंट होते हैं, क्योंकि उन जॉइंटों को दोबारा खोल के दूसरी जगह हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पार्ट्स है वो उसमें ख़राब नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या है? अस्थायी पाइप जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अस्थायी पाइपलाइन के लिए फ्लेंज जॉइंट का प्रयोग है वो ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाशर का कार्य बेरिंग क्षेत्र प्रदान करना होता है। ठीक है, पहले हमने बात की थी टेप वाशर के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे एक वाशर के बारे में कि वाशर का यूज हम क्यों करते हैं, क्यों नट और बोल्ट के साथ में वाशर लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया, बेरिंग क्षेत्र है वो इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया या बेरिंग क्षेत्र का क्या मतलब है कि जो नट या बोल्ट के द्वारा जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स एक निश्चित दूरी में हेड के अकॉर्डिंग या नट के अकॉर्डिंग न रह के दूर तक फैल जाता है। वाशर जितना साइज का होगा उतनी दूरी तक वो प्रेशर है वो फैल जाता है, जिसको सरफेस एरिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सरफेस एरिया या बेरिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नट या बोल्ट के बीच में वाशर लगाने से जो हमारी फिनिश सरफेस है उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। मुलायम सरफेस है उसको वहाँ से कटने से रोक सकते हैं, वरना तो बार बार जब हम नट और बोल्ट को घुमाते हैं तो वहाँ पर क्या है? सरफेस पर क्या होती है? खरोंच उत्पन्न होती है, स्क्रैचेस बन जाते हैं। इन सब चीज़ों से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हेवी फैब्रिकेशन कार्य के लिए पेन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात की गई है? हेवी स्ट्रक्चरल वर्क की बात की गई है। फैब्रिकेशन कार्यों के लिए हम पेन हेड रिवेट का यूज करते हैं, जिसका हेड है वो एक तरफ से तसले के आकार का बना हुआ होता है। ठीक है, और पेन हेड रिवेट की एक विशेष बात और होती है डियर फ्रेंड कि पेन हेड रिवेट का एक हेड है वो तो पेन के आकार का बनेगा और दूसरा हेड है वो स्नेप के आकार का बनता है। स्नेप हेड रिवेट जो होती है, जैसे कि उसका हेड अर्धवर्ताकार होता है, हाफ मून जैसा होता है, तो पेन हेड रिवेट का एक हेड है वो पेन के आकार का और दूसरा जो हेड बनता है वो स्नेप हेड रिवेट के आकार का बनता है। स्नेप हेड रिवेट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? बनावट संबंधी कार्यों के लिए, यानी कि किस में करते हैं? जैसे कोई ब्रिज है, कोई पुल वगैरह बनाने हैं वहाँ पर करते हैं। और फैब्रिकेशन कार्य स्ट्रक्चरल वर्क के लिए पेन हेड रिवेट का यूज वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्क्रू के लिए नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। पावर स्क्रू के लिए नक्कल थ्रेड का यूज करते हैं। इसके अलावा नक्कल थ्रेड हम और कहाँ पर यूज करते हैं? तो रेलवे कपलिंग वगैरह होती है, जो रेल के डिब्बों को जोड़ने के लिए जहाँ पर कपलिंग का यूज किया जाता है वहाँ पर आपको नक्कल थ्रेड वो देखने के लिए मिल जाती है। नक्कल थ्रेड के एंगल की बात करें तो 0 डिग्री एंगल इसका माना जाता है और गहराई इसकी होती है 0.5 इंटू पिच रखी जाती है गहराई। ठीक है, और इसके अलावा नक्कल थ्रेड है वो कांच की बोतलों पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका यूज करते हैं पावर स्क्रू के लिए, जहाँ पर क्या है प्रेशर को मेंटेन करना हो या प्रेशर जहाँ पर पड़ता हो, भारी भार को खींचने के लिए या उठाने के लिए भी नक्कल जॉइंट या नक्कल थ्रेड का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जिस रिवेटेड जॉइंट में प्लेटों के सिरों को मिलाकर कवर प्लेटों के माध्यम से जोड़ा जाता है उसे बट जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर रिवेटिंग जॉइंट की बात की गई है, जो क्या होते हैं बट जॉइंट और लेप जॉइंट, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात की गई है बट जॉइंट की। तो बट जॉइंट कौन सा होता है? जिसमें रिवेट की 2 प्लेटें हैं, उनको आपस में एक दूसरे के सामने सटाकर एक दूसरे के साथ में रखा जाता है और उसके जॉइंट को लगाने के लिए उनके मुख के ऊपर दूसरी कवर प्लेट रखी जाती है और बाद में उनमें क्या किया जाता है? जॉइंट लगाया जाता है, यानी कि रिवेटिंग की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? बट जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है लेप जॉइंट,
तो लेप जॉइंट में क्या होगा, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलेप करते हैं, आमने सामने स्टाकर नहीं रखते हैं, ओवरलेप करते हैं, तो वो होगा लेप जॉइंट। और दोनों प्लेटों को आमने सामने स्टाकर रखेंगे और तीसरी प्लेट के माध्यम से जॉइंट को लगाएंगे तो वो हमारा बट जॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बाहरी टेपर को टेपर रिंग के द्वारा चेक किया जाता है। बाहरी टेपर जो होता है यानी कि कोई रोड है, कोई वर्कपीस है, कोई जॉब है हमारा, उसका बाहरी टेपर हमें चेक करना है तो वहाँ पर टेपर रिंग गेज यूज करते हैं या फिर टेपर स्नैप गेज यूज किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अंदरूनी टेपर की, तो अंदरूनी टेपर चेक करने के लिए हमें क्या है, टेपर प्लग गेज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, BIS के स्लिप गेजों को 4 ग्रेडों में अनुमोदित किया गया है। BIS के अनुसार है वो जो स्लिप गेज होते हैं उनको 4 ग्रेडों में अनुमोदित किया गया है, यानी कि 4 ग्रेडों में उनको डिवाइड किया गया है। तो उसमें कौन से हैं, ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, यानी कि 4 ग्रेडों में इनको डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है ग्रेड 00 जो होता है कैलिब्रेशन कार्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रेड 0 जो होता है इंस्पेक्शन के लिए, ग्रेड 1 आता है वो आता है टूल रूम के लिए, और ग्रेड 2 आता है वो होता है वर्कशॉप के लिए, ठीक है। 4 ग्रेडों में डिवाइड किया हुआ रहता है स्लिप गेज को, ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड 00 वाली स्लिप गेज का प्रयोग कैलिब्रेशन कार्य के लिए किया जाता है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। ग्रेड 00 वाले कैलिब्रेशन के लिए, ग्रेड 0 वाले इंस्पेक्शन के लिए, ग्रेड 1 वाले टूल रूम के लिए और ग्रेड 2 वाले वर्कशॉप के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस गेज के एक ही सिरे पर गो और नो गो बने हों उसे प्रोग्रेसिव गेज कहते हैं। यानी कि कुछ गेज ऐसे होते हैं जिनको क्या है, जिनमें एक ही साइड में गो और नो गो बना दिया जाता है तो उसको प्रोग्रेसिव गेज के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रेसिव गेज से क्या हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रोग्रेसिव जो गेज होता है उससे कोई भी पार्ट को चेक करने में समय की बचत होती है, यानी कि कम समय में हम ज़्यादा वर्कपीस को चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, प्रोग्रेसिव गेज के द्वारा। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव स्निप गेज होते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज होते हैं, ये अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग करने से ब्रिटलनेस कम होती है। टेम्परिंग करने से भंगुरता कम होती है। अब टेम्परिंग क्यों करते हैं, तो टेम्परिंग हम करते हैं जो हम पार्ट को हार्ड करते हैं तो उसमें टफनेस कम हो जाती है और ब्रिटलनेस भंगुरता बढ़ जाती है। तो उस टफनेस को दोबारा से बढ़ाने के लिए और भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। यह प्रोसेस है वो हार्डनिंग के बाद किया जाता है, यानी कि पार्ट को दोबारा से गर्म करते हैं, उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको हवा में रखते हैं। पूर्ण रूप से ठंडा नहीं करेंगे, पहले उसको कुछ गहराई तक ठंडा करेंगे, उसके बाद उस पर टेम्परिंग के अकॉर्डिंग कलर आते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जो उपयुक्त कलर आ जाएगा उस टाइम उसको पूर्ण रूप से ठंडा कर देंगे क्विंचिंग माध्यम के द्वारा, क्विंचिंग मीडिया के द्वारा, तब जाकर उसमें क्या होती है, टेम्परिंग होती है, यानी कि उसमें ब्रिटलनेस है वो डिक्रीज होती है और टफनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टैंडर्ड सेट के एंगल स्लिप गेज की दूसरी सीरीज़ में 3 पीस होते हैं। ये किसकी बात की गई है, स्लिप गेज की बात की गई है। स्लिप गेज एंगल टाइप में भी आते हैं और स्क्वायर टाइप में भी होते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, जो एंगल टाइप में देखने के लिए मिलते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। जिसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कोई कोण वगैरह चेक करने के लिए उनको डायरेक्टली हम लगाकर कोई अंदरूनी यानी कि इंक्लाइंड एंगल चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, साइन बार को स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है।
यहाँ पर क्या बताया गया है, साइन बार की मेटल के बारे में बात की गई है। तो साइन बार को स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील के द्वारा बनाया जाता है। क्रोमियम स्टील जो होता है उसमें क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, हार्ड सरफेस होती है, जल्दी से घिसता नहीं है, इसलिए साइन बार को स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील के द्वारा बनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको हर शाम एक वीडियो टेक्निकल रिलेटेड पर डे देखने के लिए मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।